सुहेल वरायत साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें 9 मई के वाक़यात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर वीडियोज़ में मौजूद हैं। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के सियासी और आइनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं आपकी राय में? ज़ाहिर है मुश्किलात ही बढ़ेंगी पीटीआई की। और अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके लिए भी और मसाइल होंगे। और दूसरी तरफ मसला यह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने और पीटीआई ने ये फैसला कर रखा है कि बजाय इसके कि कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को आप 100 उस पर एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और वो पीटीआई की डिमांड्स भी पूरी करते थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी ना किसी तरह से बात कर लेते थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी बात कर सकते थे और वो मेरा ख्याल है आखिरी बंदा था जो रास्ता निकाल सकता था। अब तो एक सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं और बजाय इसके कि कोई अकल की, शऊर की बात करें, इसकी बजाय सारे तखरीब की बात करते हैं, सारे उल्टाने की बात करते हैं। तो ये अफरीदी साहब का अगर 9 मई के वाक़े में आ गया है नाम और ज़ाहिर है वो प्रूव भी हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए पीटीआई की फिर क़यादत का मसला होगा कि वो किस तरह के लोगों को सामने ला रहे हैं, किस तरह के लोगों से लीड करवा रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल वरायत साहब। आगे बढ़ते हैं जी। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल है। अलीम खान कहते हैं कि मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है, इसलिए तहरीक शुरू करनी है जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। सवाल ये हो रहा है, जहां इस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम है वहां इस तरह के बयानात देने का मकसद क्या? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है अलीम ख़ान साहब को ये याद होना चाहिए कि वो इस टाइम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। वो इस तरह के बयानात देने की बजाय कोई अमली तौर के ऊपर अगर इस पर कोई कदम उठाते, कोई तहरीक पेश करते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता, बजाय इसके कि बयानात ये इस तरह के माजी में भी बयानात आते रहे हैं सूबों के हवाले से, और ये सब तमाम सियासी जमातें भी जानते हैं कि कोई इतना ये आसान काम नहीं है। एक तो आइनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर एक बड़ा कठिन मरहला है जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना और उनसे जो है वो एक कॉन्सेंसस के ज़रिए नए सूबों के क़याम के हवाले से मंजूरी लेना, ये एक तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। तो ये अलीम खान साहब भी जानते हैं और बाकी सियासी जमातें भी जानते हैं। ये सिर्फ आवाम को जो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस तरह की हिकमत अमलियाँ और इस तरह के बयानात वक्तन फ़वक्तन हम सुनते आ रहे हैं। अगर वाकई में जो नए सूबे बनाना और उनका क़याम लाजमी है तो मेरा ख्याल है इसके लिए इनको करारदाद जमा करानी चाहिए। मुतल्लिका जो सूबे हैं उनके अंदर ये अब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि ये बयान देते फिर। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। उमर चीमा साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कि अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा किया है। ईरान इस पर कहता है कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि अमरीका के साथ मुमकिना अग्रीमेंट ईरानी हुकूमत के लिए दाखिली बहरान से निकलने का कोई रास्ता बन सकती है क्या? देखिए, इस टाइम बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। एक तरफ तो ट्रंप का हाथ खुला हुआ है, यानी कि वो वेनेजुएला के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ईरान पर वो पहले बमबारी कर चुका है। इसराइल के साथ एग्रेशन जो जंग ईरान की पहले हो चुकी है वो अभी तक एक्टिव है। और दूसरी तरफ उन्हें एक दाखिली मुहाज पर प्रॉब्लम आ रहा है और ये को पहली दफा नहीं आया मसला, पहले भी आता रहा है, कभी हिजाब के मामले पर, इलेक्शन के मामले पर, इवन मुआशरत के मामले पर भी। अभी जिधर से इनकी तहरीक चली है ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जो एक इनकलाब ईरान में जिनका अहम किरदार था, जिनको उधर बाजार कहते हैं, जो उधर की ताजर तबका है, तो वो भी इस दफा एक महंगाई के मामले पर उठ खड़े हुए हैं। इस टाइम जो ईरानी रियाल है वो $1 के मुकाबले में 10 लाख ईरानी रियाल जो है वो $1 के बराबर है। तो सिचुएशन बहुत खराब है। अब यह है कि ईरान के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है कि एक टाइम पर खारजा मुहाज भी एक्टिव है और दाखिली मुहाज भी। तो उन्हें कोई ना कोई मेरे ख्याल है केस में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यही इख्तियार करनी चाहिए कि वो उनको भी इंगेज करें। अमेरिका भी चाहता है
کہ ان کے ساتھ کو ہماری انگیجمنٹ ہو. ٹھیک ہے. وہ چاہے گا کہ وہ اپنی ٹرمز پر چاہے، لیکن انہیں ایک بریتھنگ سپیس بھی چاہیے کہ تاکہ یہ اپنے لیے کوئی اپنا ٹائم بائی کر سکیں، بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح کی کوئی اور کوئی رجیم چینج یا اس طرح کی کوئی اور 6 ہتھ کنڈے وہ شروع کر دیں جس طرح کے پہلے وینزویلا میں ہوئے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ممالک ہیں جیسے قطر ہے، سعودی عرب ہے، ایون پاکستان، وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے سر مجھے اتنی شدت سے فالو اپ سوال آ رہے ہیں اس کے اندر، لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا محدود ہے کہ مجھے اس کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. سو مچ انیشل رائے کے لیے عمر چیمہ صاحب. محمد علی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے حکومت ترسیلات زر میں اضافے کو اپنی پالیسیوں پر اعتماد قرار دے رہی ہے، جبکہ معاشی مشکلات، مہنگائی کا عام آدمی پر بوجھ موجود ہے. کیا ترسیلات زر میں اضافہ واقعی حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ایک مہنگائی کا پہلو ہے اور دوسرا ترسیلات زر کا ہے، جس کو فورن ایکسچینج یا اوورسیز ریمیٹنسز کہا جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں، تقریباً 38 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہیں. تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں معاشی طور پہ اگر دیکھا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ 4 ممالک ہیں جہاں سے میکسیمم ہماری ترسیلات آتی ہیں. میں آرڈر آف پریفرنس کے لحاظ سے بتایا تو سعودی عرب سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر متحدہ عرب امارات سے ہوتی ہیں، پھر برطانیہ اور پھر امریکہ. یہ 4 ممالک سے سب سے زیادہ آتی ہیں. اچھا، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی میں کوئکلی بتا دوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ جناب ڈسکریج کیا جائے پاکستان میں ریمیٹنسز کو، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ڈائسپورا ہے ہماری، وہ موجودہ جو پالیسیز ہیں، یہ پاکستان کی جو معاشی سیاست صورتحال ہے اس پہ ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ اکنامک ایسپیکٹ سے ہے کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 سال میں بہت اوپر گئی ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام طور پہ معیشت جو ہے نا علینا، وہ خالی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے، گاڑیوں میں انویسٹ کرنے اور پلاٹ لینے سے معیشت ترقی نہیں کرتی، بلکہ سٹاک مارکیٹ یا آپ بینک میں فکس ڈپازٹ لے لیں اور اس پہ سود کھاتے رہیں. بھائی جب سٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اعتماد ہے کہ اس پہ زیادہ آپ کو منافع ہوگا. تو یہ دونوں ایسپیکٹس یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوورسیز جو ہمارے دور پار رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے پاکستان کی معیشت پہ، اس کے مستقبل پہ، جس کی وجہ سے وہ سٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب ریمیٹنسز بھی زیادہ بھیج رہے ہیں پاکستان.